टॉपिक 2.3.3 एविडेंस ऑफ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। पहला वर्ड जो है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। और एक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के लिए तुम लोग को 2 दिन पहले से जो क्लास में बताया था, जो फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन कराया था, बिकॉज उसी से 2.3.3 टॉपिक क्लियर होगा। तुम लोग के हाइड्रोजन में एनर्जी के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन के पास जो एनर्जी है वो कितना होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट दैट इज़ 2.18 मैग्नीट्यूड में लिया 18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n का स्क्वायर। मालूम होगा 2.18 10⁻⁻18 जूल अपॉन n का स्क्वायर। तो अभी हाइड्रोजन जो है, ये मान लो हाइड्रोजन के अंदर वाला न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है। तो जो सेल बोलते हैं, जो इतनी इतनी गैप हम लोग बताते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये जो फर्स्ट सेल में इसके पास एनर्जी कितना है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो सेकेंड में कितना एनर्जी होगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 और कम। उसके बाद 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 9। तो हर जगह पे जो एनर्जी इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस, इस एनर्जी के बीच में काफ़ी गैप है। पहले एनर्जी 2.18, उसके बाद एनर्जी 2.18 बाई दैट इज़ हाउ मच 4, उसके बाद 2.18 10⁻⁻18 बाई 9। दैट मीन्स ऐसा कभी नहीं है कि 2.18 है, 2.17 है, 2.16 है, ओके 2 है, देन मतलब 1 है, 0.58, इस तरीक़ा से नहीं है। उसमें एक एनर्जी के साथ दूसरे एनर्जी का काफ़ी गैप है। दैट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस लेवल, दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ क्वांटाइज्ड लेवल, नॉट कॉन्टीन्यूअस बट इट इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या, इट हैज़ सम डिस्क्रीट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू है, कॉन्टीन्यूअस वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स हम लोग जब कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लाइट का कोई कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो जो विजियर का जो है ना 7 कलर्स कॉन्टीन्यूअस आता है, एक दूसरे में मार्ज हो जाता है, बिकॉज उसमें हर टाइप की एनर्जी होती है, कॉन्टीन्यूअस एनर्जी होती है, ओके। लेकिन यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस एनर्जी नहीं है। यहाँ पे एक एनर्जी है 2.18 10⁻⁻18, उसके बाद कितनी एनर्जी है 2.18 10⁻⁻18 बाई 4, उसके बाद कितना एनर्जी है 2.18 10⁻⁻18 बाई 9 थर्ड ऑर्बिट में। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एक एनर्जी लेवल होगी। मान लो कोई एक ब्राइट लाइन्स आई, उसके बाद तो डार्क होगी, उसके बाद एक ब्राइट लाइन्स होगी, उसके बाद जो हम लोग वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम में जो देखा था कॉन्टीन्यूअस, वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं उस चीज़ को बताता हूँ जो है, इससे पहले उसके डायग्राम्स है। जैसे देखो ये जो स्पेक्ट्रम है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम का। यहाँ पे देखो कोई गैप नहीं है, इसमें जो एनर्जी है कॉन्टीन्यूअस है, ओके। यहाँ पे जो दिया ना हर एक 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 करके ऐड होते होते चला जाता है, ओके। 400 500 600 700 750 और बीच में सारे वेवलेंथ्स है। लेकिन हाइड्रोजन का केस में जो होगा उसमें देखा जाता है कि ये वाला उसके फर्स्ट लेवल है, उसके बाद सेकेंड लेवल है, उसके बाद थर्ड लेवल है। तो इसके लिए एक रेडिएशन हुई, इसके लिए एक रेडिएशन हुआ, इसके लिए एक रेडिएशन हुआ, बीच में गैप मिलेगा। और ये वाला क्या हुआ कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस, लेकिन यहाँ पे गैप मिलेगा। जैसे एक मान लो लाइट आया, उसके बाद डार्क आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या आ जाएंगे डार्क प्लेसेस होंगे, उसके बाद क्या होगा डार्क प्लेसेस होंगे, डार्क प्लेसेस होंगे, ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें बड़ा कर देते हैं। तो डार्क प्लेसेस होगा बिकॉज यहाँ पे तो कोई एनर्जी लेवल नहीं है।
और एक ब्राइट लाइन्स आएगी, एक ब्राइट लाइन्स आएगी, कुछ कलर हुआ, ठीक है। तो एक आया, उसके बाद ओके। तो इस तरीक़ा से हम लोग जब देखते हैं, बिकॉज इसमें पॉसिबल नहीं हो रहा है, मतलब इसमें एक तुम्हारा लाइन्स आया, इस टाइप का लाइन्स आया, उसके बाद जो लाइन्स आएगी, जो हमने इसी टाइप का मतलब डार्क पेसेस आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक ब्राइट लाइन्स आ गया, तो ये मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल n=1 के लिए है, फिर इसमें क्या होगा n=2 के लिए है, फिर ऐसे करके फिर जो है एक डार्क पेसेस आ जाएगा, ओके। फिर एक डार्क पेसेस आएंगे, एक डार्क आ जाएगा, क्यों ऐसा है? बिकॉज हमने जो अभी बता रहे थे, देखो जैसे ये वाला है, यहाँ पे था ये फर्स्ट लेवल, ये सेकेंड लेवल, तो इसके लिए ये वाला आ गया, इसके लिए ये वाला आ गया, लेकिन ये दोनों के बीच में जो गैप है उसमें तो कोई एनर्जी नहीं था, वहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं होगा कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का। दैट मीन्स हाइड्रोजन से जो रेडिएशन इमिट होती है वहाँ पे वेवलेंथ कंटिन्यूअस नहीं होती है, एक वेवलेंथ होगा, उसके बाद वैल्यूज में काफ़ी गैप होगी, उसके बाद नेक्स्ट वेवलेंथ होगा। अभी तक जो जो क्वेश्चंस तुम लोग को कराया था, तुम लोग देखोगे फर्स्ट ऑर्बिट, मान लो कोई चीज़ फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है उसके रेस्पेक्ट में एक वेवलेंथ होगा, सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी है उसके रेस्पेक्ट में एक वेवलेंथ होगा। दैट मीन्स वेवलेंथ कंटिन्यूअस नहीं है जैसे इसमें जैसे है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट लेवल। यही जो डिस्क्रीट लेवल है, अलग अलग लेवल है, इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। आई थिंक समझ में आ गया, ओके। इसके बाद जो बात करते हैं उसमें क्वांटाइज्ड लेवल की हम लोग बात किए। अभी देखते हैं कि जो जिस पेज में हम लोग थे, जिसमें हम लोग पढ़ना था, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीक़ा से न्यूमेरिकल के थ्रू थ्योरी को समझना पड़ता है। अभी कोई बच्चे मान लो ये कहें कि हाँ सर ये जो है ना 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल जो दिया है, ये कैसे करके सब आता है, इसके भी प्रूफ एक दिन बता देंगे तुम लोग के इंटरेस्ट के हिसाब से। बिकॉज ये वाला का प्रूफ तुम लोग को 12th क्लास में फिजिक्स में जाके पढ़ना पड़ेगा। 12th क्लास का फिजिक्स में लास्ट की तरफ सेकेंड पार्ट में एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है एटम, उसमें जाके तुम लोग को पढ़ना है। 3 इस टाइप का चैप्टर है। एक चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर, एक चैप्टर का नाम है एटम, एक चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई, एटम, न्यूक्लियाई एंड ड्यूअल नेचर। इस चैप्टर में जाके ये सब चीज़ को डिटेल्स में होगा कि ये सब मतलब वैल्यूज कहाँ से आया, ठीक है ना। अभी ओनली बेसिक टाइप का चीज़ है। तो अभी देखो एक वर्ड बताना था, दैट इज़ क्वांटाइज्ड। तो उसके लिए हम लोग को कुछ दिन से कुछ न्यूमेरिकल कराना पड़ रहा था। तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था कि सर ने थ्योरी नहीं पढ़ा के न्यूमेरिकल करा रहे। एक्चुअली न्यूमेरिकल उसी लिए करा रहे थे क्योंकि थ्योरी पढ़ाना था। अभी तुमको डिस्क्रीट लेवल के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया, नहीं तो हम मान लो कि लिख देते 2.18 10⁻18, तुम बोलते कहाँ से आया, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज फार्मूला इसके बाद में दिया है। तो एनसीईआरटी भी देखो उसमें स्टार करके नीचे की तरफ लिखा है, रेस्ट्रिक्शन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो देखो केमिस्ट्री का एक एक वर्ड बताने में टाइम लगते हैं, कोई बात नहीं। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच इट पासेस। 10th क्लास से हम लोग जान रहे हैं।
उसके बाद जो एज द रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ दैट passes from the medium to another, it is observed that when a ray of light is passed through a prism, the wave of shorter wavelength bends more than the another with the longer wavelength. ये जो है ना, it observed that the ray of light is passed through. तो हाँ बेटा, साथ साथ होमवर्क भी देना है। होमवर्क नंबर 1 ध्यान रखिएगा, इस टाइप का पढ़ाई जो 1-2 दिन होगी उसमें होमवर्क मिलेगा तुम लोग को। होमवर्क 1, एक्सप्लेन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स वो सारे जो तुम्हारा पहले डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद हाइड्रोजन की एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद बोलोगे फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास कितना एनर्जी होगी, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना एनर्जी होगी, थर्ड में कितना होगा तो कितना एनर्जी होगी। अब ये सब एनर्जी जो है इसमें कोई कॉन्टीन्यूअस नहीं है, 2 एनर्जी के बीच में काफ़ी गैप है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। अभी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है तो उसका इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वन विथ लॉन्गर वेवलेंथ। ओके, ये तो 10th क्लास में पढ़ा है, डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, दैट इज होमवर्क 2। इसमें लिख दिया वाई, तो क्या हो गया, ये होमवर्क 2 हो गया। Since ordinary white light consists of waves with all the wavelengths in the visible range, a ray of white light is spread out into a series of color bands called spectrum. तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? तो यहाँ पे तो इसकी डेफिनेशन ऐसा दिया है कि व्हाइट लाइट के रिस्पेक्ट में तो कोई भी स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम का एक जनरलाइज डेफिनेशन इससे पहले दिया है, उसी से करोगे व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो होमवर्क नंबर 3 दैट इज व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, दूसरा, द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लीस्ट and the violet light which has shortest wavelength is deviated the most. The spectrum of white light that we can see ranges from violet 7.50 10 to the power 14 hertz to red 4 into 10 to the power 14 hertz. ओके, तो यहाँ से तुम्हारा आएगा होमवर्क 4, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट with respect to frequency, with respect to frequency। तो क्या हो जाएंगे, दिस इज होमवर्क 4। क्वेश्चन लिखोगे, उसके नीचे आंसर लिखोगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद आंसर्स करोगे और आंसर जरूर करोगे, तो अभी ये चैप्टर समझ में आएगा। सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अभी एक बात आता है कि एग्जाम में अभी जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये तो व्हाइट लाइट के रेस्पेक्ट में लिख दिया। अभी कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन जब दोगे, उसमें डेफिनेशन देने के टाइम में जरूर ध्यान रखना, दिस ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच वन रेडिएशन merges into the next, one color merges with the next, okay, that is called continuous spectrum. Continuous spectrum, continuous because violet merges into blue, देखो उसके बाद blue into green and so on. A similar spectrum is produced when a rainbow forms in the sky. Remember that visible light is just a small portion ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो जानते ही हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात बताया था, उसके एक शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, चेक कर लेते हैं उसके बारे में, जहाँ पे सब कुछ इसके बारे में दिया है। ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है, इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये भी तो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब स्पेक्ट्रम बोलोगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में लिखोगे। जैसे देखो कि हम थोड़ी देर पहले स्पेक्ट्रम बोला था,
So that is the electromagnetic spectrum. Established that there are many types of electromagnetic radiation which differ from another in the wavelength or frequency. These constitute what is called spectrum. ओके एक होता है विजिबल स्पेक्ट्रम और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम लोग को स्पेक्ट्रम बोलते हैं डिफाइन नहीं किया तो हम लोग को दोनों चीज़ को डिफाइन करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज वेल एज स्पेक्ट्रम मीन्स विजिबल स्पेक्ट्रम। और इस वाले पूरे चीज़ को आज तुम लोग याद कर लोगे, पहले भी तुम लोग याद किए थे। ए मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो तुम लोग सुनते हो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और एक था मॉडेम वर्ड था, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। ओके ठीक है बेटा। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके इंफ्रारेड रेज, ओके रीजियन है, एक इंफ्रारेड एक अल्ट्रावायलेट, बीच में कौन सा विजिबल। ओके ये भी एटम के स्टडी में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी तो फोर्थ होमवर्क हो गया, फोर्थ नहीं होमवर्क 5 वहाँ से था, होमवर्क 5 जो मतलब तुम्हें वो चीज़ ध्यान रखना है। तुम्हें होमवर्क 5 में वो चीज़ ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसका रेंज कहाँ तक है। ओके एम का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके ठीक है, उसके अंदर जो जो चीज़ें दिया है वो सब चीज़ को लिखोगे याद करके, याद करना है। उसके बाद होमवर्क 4 हो गया, नाउ इट विल बी होमवर्क 5 हो गया, नाउ 6। यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब एनर्जी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है MCQ में। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू द हायर एनर्जी स्टेट। तो क्या हुआ, जब मान लो कि उसमें व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर एटम्स मॉलिक्यूल व्हाट हैपेंस, देन इट मे एब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब उसका रेडिएशन का एनर्जी कम है तब तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ठीक ना, बहुत कम है तो एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू हायर एनर्जी लेवल। विद हायर एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट। तो हायर एनर्जी मीन्स अनस्टेबल स्टेट। ओके तो यहाँ पे 6 वाले पार्ट में तुमको ध्यान रखना है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल व्हाट हैपेंस, that is homework 6। उसके बाद विद हायर एनर्जी देयर आर इन एन अनस्टेबल स्टेट। मतलब मैं तुमको बताता रहा हूँ, जैसे मान लो तुमने कभी जैसे छत पे बहुत ऊपर खड़े रहते हो, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पे अनस्टेबल है, बार बार नीचे आने का इच्छा करते हैं। हम लोग खड़े हैं, उसमें हम लोग की एनर्जी ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा कम एनर्जी होगा उतना ही हम लोग का स्टेबिलिटी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच स्टेट अनस्टेबल और स्टेबल स्टेट एनर्जी रिमेन्स लेस। कौन सा स्टेट में एनर्जी लेस होती है, दैट इज स्टेबल स्टेट में एनर्जी लेस होता है, मिनिमम होता है। ओके और हायर में क्या होता है, जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो नहीं तो इसमें 7 कैसे लिखो, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी हाउ कैन यू डिफाइन स्टेबल एंड अनस्टेबल स्टेट। वहाँ पे इतना ही लिखोगे, विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, नहीं तो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी हायर, दैट इज स्टेबल स्टेट मीन्स मिनिमम एनर्जी, unstable state means higher energy, maximum energy. For returning to their normal state, lower energy state, the atom and molecules emit radiation in various regions of the electromagnetic spectrum.
तो लास्ट जो है होमवर्क 8, होमवर्क 8 में क्या है, ये जो लास्ट की तरफ लाइन, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में जब भी कोई भी जगह पे यूट्यूब में कहीं भी कुछ पढ़ते हो, हर टाइम बोलते हैं एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कभी भी कोई जगह पे बुक का रेफरेंस बोलते हैं एनसीईआरटी पहले रहता है, लेकिन एनसीईआरटी के ऐसे ऐसा करके लाइन पढ़ना पड़ता है। ये भी तुम लोग को अभी से हम सिखाएंगे। पहले तो ऊपर बता दिए थे, अभी 8th में ये चीज़ बोलना है, व्हाट हैपेंस, ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन electrons or subatomic particles comes from higher energy level to lower energy state, okay, clear। तो एटम मॉलिक्यूल्स जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर दैट इज 8 जो है उसमें क्या लिखोगे, व्हाट हैपेंस व्हेन एटम्स कम बैक्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ओके। नहीं तो इसी का एक अनदर क्वेश्चन होता है कि 9, ओके, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाने का एक प्रोसीजर बताओ। तो क्या होगा, कैसे वो बनेगा, बिकॉज जब मान लो कि उसमें कोई एटम्स एंड ऑल उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, तो हर इंडिविजुअल क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल में आएंगे, तब उसमें रेडिएशन एमिट करेंगे और उस रेडिएशन को हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास कराएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगी। तो टोटल 9 क्वेश्चन होगा, इसके आंसर करके तुरंत भेजोगे, ओके। आज थोड़ा सा इस तरीक़ा से पढ़ाई होगी।